तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार नेक्स्ट इन नॉवल के चैप्टर नंबर 356 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने अपने लिए एक नाइफ को ऑर्डर कर दिया होता है। उसी के साथ हमें ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के ऑरिजिन वर्ल्ड के हुआंग सिटी लॉर्ड मैंसन के अंदर स्टार टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग काफ़ी लंबे अरसे से अपने बुक ऑफ विजडम और आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को यूज़ करते हुए हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन को स्टडी कर रहा होता है। और बताया जाता है कि जितने भी लो लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स होते हैं ना, उसने उसको सबको कंप्लीट कर दिया होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं। बच्चों की किताब कौन नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन बात करें हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की, तो उसमें काफ़ी सारे बचे हुए होते हैं। हमें ये भी बताया जाता कि कैसे उसने हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म में से 7 को पढ़ रखा था और 3 बचे हुए होते हैं। लेकिन तभी लू फेंग को यह एहसास होता है कि उसके सामने एक इनडेंजिबल फ्लक्चुएशंस न जाने कहाँ से अपीयर हो चुकी हैं और न जाने कहाँ से एक वेपन उसके सामने बनना शुरू हो जाती है। ये सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस था जब भी लू फेंग इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजरी के अंदर से रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज करके किसी ट्रेजर्स को एक्सचेंज किया करता था। वो भी इसी तरह से अपीयर हुआ करते थे, न जाने कहीं से उनके सामने अपीयर हो जाते थे। और तभी लू फेंग के सामने वही ब्लेड आ जाती है जिसको कि उसने ऑर्डर कर रखा था, और उसको देख कर लू फेंग की सांसें मानो एकदम से रुक सी जाती है। और हमें उस ब्लेड के बारे में बताया जाता है कि वो ब्लेड पूरा का पूरा डार्क ब्लैक पिच कलर का होता है। उसकी पावर्स कह सकता हूँ कि रिस्ट्रेन की गई थी, उसे कम किया हुआ गया था। लेकिन इतने से ही लू फेंग उसमें देखता है तो उसके अंदर काफ़ी टेरिफाइंग उसे फीलिंग नज़र आती है। वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ऑरा को दिखा रहा होता है। ये सेम टू सेम उसी के जैसा होता है जब लू फेंग ब्लड स्टार टावर मतलब स्टार टावर्स के अंदर ब्लड स्केल्स को देखा करता था। सेम टू सेम फीलिंग अभी लू फेंग को इसी ब्लेड से निकल रही होती है। अब इसकी पावर्स रिस्ट्रेन की गई थी और ये पावर्स ओरिजिन वर्ल्ड सोर्स के लिए ज़रूरी भी होती है, जिसके साथ लू फेंग सोचने लगता कि क्या मैं इस ब्लेड को पकड़ सकता हूँ। और लू फेंग अपने हाथों को आगे बढ़ाकर उसके पकड़ता है, जिसके साथ लू फेंग बड़ी आसानी से उसे पकड़ लेता है। वो ब्लेड कोई भी रेसिस्टेंस दिखाता ही नहीं है और लू फेंग उसकी पावर्स को देखकर हैरान होते हुए कहता कि ये तो काफ़ी टेरिफाइंग वेपन से। अब जैसे ही लू फेंग उस ब्लेड को पकड़ता है ना, उसे एक चीज़ समझ में आ जाती है कि भले ही वो अभी केजुअल के अंदर रहने वाला एक बंदा है, उसने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया है, लेकिन इस ब्लेड की एक सिंगल स्विंग से वो किसी हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स तक को मार सकता है। अब इस ब्लेड के बारे में और ये भी बताया जाता है कि इस ब्लेड के अंदर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होती है, जो कि एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन पावर हाउस के वेपन्स की जितनी पावरफुल होती है। और ये भी बताया जाता है कि या कुछ ऐसे वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स होते हैं जिनकी प्रैक्टिशनर्स के फैक्शंस में भी इतनी पावर्स नहीं होती कि वो इसको कंट्रोल कर सके। मतलब ये वेपन्स सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। इसी के साथ और भी सारी चीज़ें बताई जाती है इस वेपन्स के बारे में कि ये वेपन्स कैसे उन सब के स्पॉइल से बनती हैं और फिगर लाइक्स यूओन से बनती हैं, और ये सभी उन्हीं सब से बनी होती हैं। अब यहाँ पे और भी बकवास होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे ये पता चलता है कि इस वेपन्स को वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के लाइफ फॉर्म मटेरियल से बनी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और जब तक एक बंदे के पास इनफ टैलेंट होगी तो वो इस ट्रेजर्स को एक्सचेंज करके अपने लिए यूज़ कर सकता है। ऑफकोर्स प्रैक्टिसर्स मारा जाएगा तो ये ट्रेजर्स अपने आप वापस आ जाएगी। और बात करें ब्लड स्केल्स की जो स्टार टावर में मौजूद है, वो एक ऐसी पावर से जिसको अभी लू फेंग फुल माइट पर एनलिस्ट नहीं कर सकता है। नेचुरली वो यार एक इनेट ह्यूमन स्पेस के अंदर नेचुरली बॉर्न हुएबल ब्लेड होते हैं जिसके अंदर हाईली डिस्ट्रक्टिव पावर होती है। अब लू फेंग उस ब्लेड को पकड़े होता है और लू फेंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी न्यूक्लियर बटन के ऊपर एक चूहे को बैठा दिया गया है। मतलब एक चूहा एक न्यूक्लियर पावर्स को यूज कर सकता है, इतनी टेरिफाइंग पावर्स को दिखाया जा रहा होता है। और लू फेंग को यह भी पता चलता है कि उसकी एक कैजुअल स्विंग एक कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन पावर्स को दिखा सकती है और ये पूरे के पूरे ओरिजिन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर्स को पोजेस करता है। और यहाँ पे लू फेंग एक बात को समझ जाता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। जब तक मैं केजुअल से ब्रेक थ्रू नहीं करता हूँ उससे पहले ये ब्लेड मेरे लिए एक इनलाइटमेंट के जैसे काम करेगी। लू फेंग ये अच्छे से जानता था। लू फेंग की इतनी पावर्स नहीं थी कि लू फेंग इस ब्लेड को यूज़ कर सके। लू फेंग ने इस ब्लेड को इसलिए मंगाया था ताकि वो अपने डिस्ट्रक्शंस को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना सके। फ्यूचर्स में हो सकता है कि लू फेंग इस ब्लेड को केजुअल के अंदर रहकर ही यूज़ कर सके।
जिसके साथ लू फेंग उस पर अपनी आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को यूज़ करके उसको ओपन करता है और उसके अंदर झांकने लगता है। और सबसे पहले अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को यूज़ करता है, बल्कि वो वहाँ पे बुक ऑफ विजडम को भी यूज कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो सबसे पहले आई ऑफ लाइफ एंड डेथ का यूज करके उसके कैरेक्टर्स को समझना चाहता था कि आखिरकार वो किस तरह के हैं और किस तरह से काम करते हैं। जिसके साथ वो सबसे पहले उसी के अंदर झांकने लगता है, वो वर्ल्ड सेवरिंग ब्लेड के इंटीरियर को समझने की कोशिश करने लगता है। अब जैसे ही लू फेंग उसके अंदर देखता ना, तो उसके अंदर एक एंडलेस नेटवर्क ऑफ रून पैटर्न्स मौजूद होती हैं, जिसको देखकर लू फेंग काफ़ी ज़्यादा अचंभे में चला जाता है। और लू फेंग को ये पता चलता है कि यार इसके अंदर लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, और जितने भी पैटर्न्स हैं वो इन्हीं दोनों कैटेगरीज में आती हैं। एक कैटेगरी डिस्ट्रक्शंस की बात करें तो उसमें टोटल 89% आती हैं, वही लाइफ की बात करें तो उसमें 11%, महज 11% ही मौजूद होती हैं। और लू फेंग को यही तो चाहिए होती है। अब लू फेंग पूरी तरह से हैरान इस बात से हो गया था कि यार इस ब्लेड के अंदर 2 टाइप्स के ही सिर्फ रून पैटर्न्स थे, मतलब कि सिर्फ 2 ही क्यों? क्योंकि अभी तक लू फेंग ने जितने भी ह्यूमन ब्लड लाइन्स को पढ़े हैं, जहाँ पे उसने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ और साथ में ब्लड स्केल्स स्टार टावर्स को ही क्यों ना देख लो, उसके अंदर मल्टीपल रून्स मौजूद होते हैं, मल्टीपल डॉर्स के सीक्रेट पैटर्न्स मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही तरीके के थे, जो कि लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा लू फेंग के लिए अनएक्सपेक्टेड होता है। लेकिन लू फेंग कहता है कि यार ये वेपन्स, इसकी पैटर्न्स तो काफ़ी ज़्यादा प्योर हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डॉज ही मौजूद है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी होती है और लू फेंग को यही चाहिए ही होती है, डिस्ट्रक्शन कोर के रूप में और लाइफ ऑक्सिलरी के रूप में। क्योंकि हमने देखा कि कैसे लू फेंग की लाइफ कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो चुकी थी और उसकी डिस्ट्रक्शंस की पावर्स थोड़ी सी कम थी, लेकिन इस दफ़ा लू फेंग डिस्ट्रक्शन ज़्यादा सीख पाएगा और लाइफ को थोड़ा कम कर पाएगा, तो दोनों बैलेंस कर सकता है। इसके साथ लू फेंग उसको ऑब्जर्व करने लगता है और वो उसको रिफाइन भी करना शुरू करता है। अब ये वेपन्स युवान के द्वारा बनाया गया था और जो भी इसको खरीदता है तो उसका ये वेपन्स हो जाता है, और इसको रिफाइन करने की प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती हैं। सिर्फ महज आधे दिन के अंदर ही लू फेंग उस वेपन को रिफाइन कर देता है। लू फेंग जैसे ही उसको कंप्लीट करता है, लू फेंग फिर से उस वेपन को हेल्ड करता पकड़ता है, उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर उस ब्लेड के अंदर सामने दिखने लगती है और लू फेंग के पूरे बॉडीज के अंदर जाना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है कि लू फेंग और ब्लेड एक साथ मर्ज हो चुके थे। लू फेंग खुद से कहता कि क्या मैं ब्लेड का एक पार्ट बन चुका हूँ? लेकिन लू फेंग को तभी यह ख्याल आता कि नहीं, ये ब्लेड से मैं नहीं हूँ, और उसे ख्याल आता है कि यार मेरी जो करंट लेवल में, जो करंट पावर लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा लो है इस वेपन को कंट्रोल करने के लिए, और मैं पूरे के पूरे ब्लेड के द्वारा ही इन्फ्लुएंस हो जा रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं ये ब्लेड लू फेंग को ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया होता है। ऐसे के साथ लू फेंग उसको पकड़े होता है, उसको यार पकड़ने के साथ लू फेंग को यार अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, मतलब उसके कॉन्शियसनेस को कहीं और दिखाया जाता है। ये सेम टू सेम वैसा ही है जब लू फेंग ने एक दफा और ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ किया था, तो उसकी वजह से उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो कहीं और ही चली गई थी उसको दिखाने के लिए, और सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा दूर होती है, ये ऑरिजिन कॉन्टिनेंट ऑरिजिन वर्ल्ड से डार्क होली वेलम से भी काफ़ी ज़्यादा दूर होती है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, इतनी ज़्यादा दूर होती है। और यहाँ पे लू फेंग अपने परसेप्शन से ये पता लगा पा रहा था कि ये जो जगह है वो बहुत दूर है, मतलब जितना सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा दूर है। और यहाँ पे लू फेंग फाइनली उस मिस्टीरियस रेलम के पास आ चुका था, जिसके साथ लू फेंग वहाँ पर देखता तो उस मिस्टीरियस रेलम के अंदर एंडलेस डिस्ट्रक्टिव ऑरा मौजूद थी, और एक ब्लर में लू फेंग को वहाँ पे और वेपन्स दिखना शुरू करते हैं। लू फेंग के पास अभी हाथ में एक ही ब्लेड्स थी, लेकिन वहाँ पे और कई सारे ब्लेड्स लू फेंग को दिखने लगते, वेपन्स दिखने लगते हैं। हर एक की वेपन्स की डिफरेंस अपीयरेंस होती है और लू फेंग को वो अलग ही नज़रिए से दिखा रही होती है। उसकी पावर्स वर्ल्ड सेवरिंग ब्लेड से कम नहीं होती हैं और कई सारे वेपन्स छिपे हुए भी होते हैं। अब यहाँ पे इस मिस्टीरियस रेलम की बात करें तो यार यहाँ पर जो वर्ल्ड सेवरिंग ब्लेड की पावर्स को देख लो, तो इस मिस्टीरियस प्लेस के जवाब वहाँ पे कोई उसकी पावर्स पोजेस नहीं करती है। मतलब जितनी पावर वर्ल्ड सेवरिंग ब्लेड में देखी है आपने, डिस्ट्रक्टिव ब्लेड में उस कुछ भी नहीं है उस जगह पे, मतलब वो धूल के समान है उस मिस्टीरियस प्लेस में। मतलब ये मिस्टीरियस प्लेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, और ऐसा लगता है लू फेंग को ये देखकर पता चल जाता कि जरूर ये वर्ल्ड सेवरिंग ब्लेड इसी मिस्टीरियस प्लेस पे जन्म ली होगी, और मुझे दिखाने के लिए ही ये अपने मेरे कॉन्शियसनेस को यहाँ पर लाकर पटक दी है ताकि मैं देख सकूं। लू फेंग वहाँ की पावर्स को देखकर सच में काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है।
क्योंकि एक ऐसी मिस्टीरियस प्लेस जहाँ पे इतने पावरफुल वेपन्स और इससे भी कई पावरफुल वेपन्स का जन्म हो, आखिर कौन नहीं अमेज हो जाएगा। लू फेंग इसी चीज़ को देख रहा होता है। अब ऑफ कोर्स ये बात है कि ये जो मिस्टीरियस प्लेस है ये केज वर्ल्ड से बाहर बिलोंग करता है। ये अभी इन्फिनाइट स्पेस मतलब केज वर्ल्ड के अंदर नहीं बल्कि बाहर होता है। और लू फेंग डिसाइड करता है कि जब मैं केज वर्ल्ड से ब्रेक थ्रू करूंगा तो मैं इस स्पेस को देखने के लिए जरूर जाऊंगा। लेकिन लू फेंग की पावर्स अभी सफिशिएंट नहीं होती, तो लू फेंग अभी चाह कर भी वहां जा नहीं सकता। वहां जाने का मतलब एक ही चीज है कि वो मारा जाएगा, जिसके साथ लू फेंग यहाँ पे और सब सोचने लगता है। उसी के साथ लू फेंग अपने बुक ऑफ विजडम को भी देखने लगता है, उसके अंदर झांकने लगता है। और यहाँ पे जबकि वो उसका मास्टर था वो ब्लेड कोई भी रेसिस्टेंस दिखाता ही नहीं है, और उसी की वजह से लू फेंग को उसके अंदर से काफी सारे सीक्रेट्स देखने को मिलते हैं। अब लू फेंग को पता चलता है कि इसकी डिस्ट्रक्शन पावर कोर की है और इसकी फ्यूजन लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन की है। इसको मैं यूज करके काफी ऊपर तक जा सकता हूँ, जिसके साथ लू फेंग वहां के स्पेस के अंदर के काउंटलेस लेयर्स को देखना शुरू करता है। अपने बुक ऑफ विजडम से कंटिन्यू करके उसको स्टडी करने लगता है, उसके हर एक पहलू को समझने लगता है। ऑफ कोर्स ये बात है कि लू फेंग उसको एकदम से सीख नहीं जाएगा, उसमें टाइम भी लगने वाला होता है। उसी के साथ लू फेंग कंटिन्यू करता है और उसको और भी सीरियसली स्टडी करना शुरू करता है। लेकिन इसी स्टडी के दौरान लू फेंग को पता चलता है कि वो चाहे कितना ही क्यों ना पढ़ ले, कितने पैटर्न्स को क्यों ना समझ ले, वो एक एक करके आते जा रहे और भी बढ़ते जा रहे थे। लू फेंग उसको पढ़ता जा रहा था। लू फेंग ये देखकर खुद से क्या था कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लाइफ और डिस्ट्रक्शंस वो दोनों अलग ही तरीके से मर्ज हो चुके हैं। प्रीवियसली उसने स्टार टावर्स के ब्लड स्किल्स के र्यूनिंग पैटर्न्स को पढ़ने की कोशिश की थी, जहाँ पे उसे अलग रास्ता मिला होता है, यहाँ पे एक अलग ही तरीके से मर्ज किया गया होता है। और भी कई सारे डिस्ट्रक्शंस और लाइफ फोर्स के बारे में बकवास लिखी गई है, लेकिन वो सब कुछ ज़्यादा ही बकवास है तो इसको स्किप करते हैं। इसके साथ लू फेंग उन्हीं सबको फॉलो करने लगता है और लू फेंग अभी के फिलहाल डिस्ट्रक्शंस पे फोकस करता है, क्योंकि उसकी मेन पावर्स अभी डिस्ट्रक्टिव पावर से ही होती हैं, तो इसलिए वो अभी कैटलिस्ट के रूप में लाइफ को यूज़ कर रहा होता है। उसी के साथ वहाँ पर लू फेंग देखने लगता है। अब लू फेंग को एक चीज़ अच्छे से यहाँ पर चल चुकी थी इतने देर स्टडी करने से, कि अगर मैं इस ब्लेड की पावर्स को यूज़ करूँगा तो मैं खुद ही इसके द्वारा कंज्यूम कर लिया जाऊंगा, या फिर कोई और बंदा इसको खुद क्यों नहीं यूज करने की कोशिश करेंगे, ये ब्लेड उसको ही खा जाएगा। और लू फेंग क्या था कि ये पाथ ऐसा ही बनाया गया है, यहाँ पे ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को भी इंस्टॉल करना पड़ता है इस रास्ते पे आने के लिए। और लू फेंग जानता था कि अभी के फिलहाल मैं इस वेपन्स को यूज तो कर नहीं सकता हूँ। ऐसे ही और सारे बकवास होते हैं। और लू फेंग फिर से क्या था कि मेरी ओरिजिनल पाथ करेक्ट है, डॉ ऑफ लाइफ और डेथ मेरे लाइफ के ही अराउंड घूमनी चाहिए। उसी के साथ फिर से बकवास होती है और फिर फाइनली हमें चेंज करके डार्क होली रेलम के रिवाज ह्यूमन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दोनों हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग के प्रोग्रेस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और वहाँ पर उनमें से एक बंदा कहता है कि उसने तो वन टाइम ट्रेजर्स को एक्सचेंज कर लिया है, जो कि वर्ल्ड सेवरिंग ब्लेड है। यार ये तो सच में काफ़ी काबिल तारीफ है। जिसके साथ वो बंदी यहाँ पर कहती है कि हम लोग जब हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे तो हमें शुरुआत में अपने कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज मिलते गए थे, लेकिन एक जैसे हम जब उस लेवल पे आ गए जहाँ पे हमें कुछ हमने दिखाया कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हमारे सारे जितने भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज थे वो ख़त्म कर दिए गए होते हैं। यहाँ तक कि मेरे पास भी इतनी क्वालिटी नहीं, क्वालिफाई नहीं हूँ कि मैं वर्ल्ड सेवरिंग ब्लेड को एक्सचेंज कर सकूँ। मतलब ये दोनों बंदे एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म बन चुके हैं, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतने पावरफुल वेपन्स को एक्सचेंज कर सके। जिसके साथ वो बंदा उससे कहता है कि तुम्हारे पास चांस दिए गए थे, तुमने एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के द्वारा ब्लड लाइन एवोल्यूशंस के द्वारा अवेकन की थी, आखिरकार तुम्हारे अंदर लॉर्ड आगे क्यों इन्वेस्ट करेंगे जब तुम उन्हें कुछ फल दोगे ही नहीं। मतलब फल देने के बाद और ये कुछ और नहीं। जिसके साथ वो भी समझ जाते कि हाँ ये भी है, क्योंकि यार किसी फैक्शंस के वॉर के बीच में प्रैक्टिशनर्स और ह्यूमन बेंग्स के जितने भी एंचेस्टर्स लेवल्स के उन सब के फाइट के बीच में ये जितने भी हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के जितने भी बैंक्स होते हैं जो कि ब्रेक थ्रू करने के बाद सिर्फ हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म बन के रह जाते हैं, वो इस युद्ध में सिर्फ एक सोल्जर के रूप में काम आते हैं। वो सोल्जर्स जो होते हैं ना, जो सामने जाकर पहले युद्ध लड़ते हैं, उनके बाद जो लीडर है वो लड़ते हैं। तो ये बंदे इतने ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद उस महायुद्ध के अंदर एक सोल्जर ही बन के रह जाएंगे। अब यहाँ पे उनके काइंड के अंदर जितने भी बंदे हैं जिन्होंने की ब्लड लाइन मिस्ट्रीज से अपने आप को कॉम्प्रीहेंड करवाया है और आगे ब्रेक थ्रू करवाया है, तो उनके पास
पास चांस होते हैं, लेकिन चांसेस से कुछ नहीं होते हैं। उनको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलती है जिनका ये मानना है कि ये आगे चल के वर्ल्ड क्लास हिनवान लेवल बन सकते हैं। सिर्फ उन्हीं को पैसे दिए जाते हैं और साथ में रिसोर्सेज दिए जाते हैं, वरना हम तुम पे रिसोर्सेज क्यों ही वेस्ट करी। जिसके साथ वहाँ पे वो बंदा कहता है कि वो एक फ्यूजन पाथ प्रैक्टिशनर से, उसकी कॉम्बैट पावर्स हमसे काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन वो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। जिसके साथ वो भी कहती है कि लॉर्ड्स लू फेंग के बारे में जान चुके हैं। अब वो बंदी फिर से कहती है कि यार लॉर्ड जान चुके हैं कि लू फेंग एक एक्सट्रीम पाथ पे चल रहा है। वो यहाँ पे लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस के बीच में बैलेंस को नहीं देख रहा है, बल्कि वो अपने इन दोनों को मिलाकर इसके पाइनेकल लिमिट पे ले जाना चाहता है, जिसकी वजह से इसको आगे चल के आने में काफी ज्यादा फ्यूजन में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर एक बार फ्यूजन हो गई तो इसकी पावर्स काफी ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये सब भी अच्छे से जानते थे कि लू फेंग की जो लाइफ की पावर्स है वो काफी ज्यादा, डिस्ट्रक्शंस कम है, तो आगे चल के फ्यूजन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके साथ वहां पे वो लड़का फिर से कहता है कि ये बंदा डार्क होली रेलम से इमर्ज हुआ है, और इसके गाइडेंस की बात करें तो हम लोग ने इसको अभी तक असिस्ट नहीं किया है। अगर हमने अभी इसको आगे चल के असिस्ट नहीं किया तो आगे चल के हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम इसको असिस्ट भी कर पाए। जिसको जानकर उस बंदी के भी आंखों में रियलाइजेशन होता है कि हाँ हमें इसको असिस्ट करना चाहिए। और वहाँ पे गी के कहता है कि एक फ्यूजन प्रैक्टिस इसकी टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आगे चल के एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म जरूर बन जाएगा, जो कि हमारे एक लेवल से ऊपर होता है। इसके साथ अगर उसने ऐसा किया तो यार हमारा उस पर एक फेवर हो जाएगा और आगे चल के उसको फेवर चुकाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वो लू फेंग के पोटेंशियल्स को जान चुके थे और सोचते कि चलो लू फेंग के ऊपर एक फेवर कर ही देते हैं। इसके साथ वो बंदी उससे पूछती है कि आखिरकार हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो बंदा कहता है कि देखो अभी वो अपने ब्रेक थ्रू की कगार पे आ चुका है, लेकिन ब्रेक थ्रू करने के लिए उसको फाइनल कैटलिस्ट की जरूरत है और हम लोग उसके लिए एक परफेक्ट ओपोनेंट दे सकते हैं ताकि वो इस कैटलिस्ट को चूज कर सके। जिसके साथ वहाँ पे वो बंदा कहता है कि हमारे पास हाई लेवल में 30,000 हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स कैद हैं, हम उन कैदी में से किसी एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को उसे दे सकते हैं। मतलब फाइनली हम लोग फिर से एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को देखने वाले हैं, जिसको कि हम उस लू फेंग को दे सकते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर वो भी बंदा कहता है कि ठीक है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और ये फेवर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ये प्लान भी काम नहीं करेगा तो हम लोग दूसरे प्लान को यूज़ करेंगे। जिसके साथ वो बंदी भी कहती है ठीक है चलो चलते हैं। अब यहाँ पे वो दोनों अच्छे से जानते थे कि उनकी जो करंट स्टेटस है जो कि हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से, तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। जिसके साथ वो वहाँ पर जाने लगते हैं। उसी के साथ वो बड़े से लार्ज ह्यूमन हॉल के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पे वो दोनों गार्डियंस एक सील्ड डायमेंशंस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे हजारों की संख्या में ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को कैद करके रखा गया होता है। जैसे वो वहां पे एंटर करते हैं, जितने भी हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स थे सबकी आंखें उन दोनों पे लॉक हो जाती हैं। और तभी बंदा वहां पे अनाउंस करते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुम में से किसी एक को सिलेक्ट करने वाले हैं ताकि हम तुम्हें डार्क होली रेलम के जंगलों के अंदर छोड़ सके, और ये तुम्हारे लिए फ्रीडम का है, मतलब हम तुम्हें आजाद कर रहे हैं। इसको जानकर वहाँ जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं सब लोग काफी ज्यादा टेंशन में चले जाते हैं। अब यहाँ पे वो टेंशन में क्यों चले गए, जब ये लोग कह रहे थे कि हम लोग तुम सभी में से किसी एक को इस डार्क होली रेलम के जंगलों के अंदर छोड़ देंगे ताकि तुम वहाँ पे घूम सको। लेकिन यहाँ पर वो इसलिए टेंशन हो चुके थे क्योंकि अगर उन्हें यहाँ पे आज़ाद किया गया तो आज़ाद होने का मतलब यही है कि उनकी मौत आ चुकी है, उनकी पावर्स को छीन लिया जाएगा और उन्हें एक हॉस्टाइल टेरिटरी के अंदर डाल दिया जाएगा, जहाँ पे उसको प्रैक्टिशनर्स मिल के मारेंगे, मतलब गैंग बैंग इसका कर डालेंगे। मतलब देखो हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं जो कि उसकी सामना कर सके। लेकिन इसके पावर्स को सील करके, इसके पावर्स को छीन कर अगर फेंक दिया जाए तो इसकी पावर्स क्या ही होगी, उसका सिर्फ मौत इंतजार करेगा। भले ही ये कुछ बंदों को मार दे, लेकिन कई सारे प्रैक्टिसर्स मिलकर इस पर अटैक करेंगे तो ये भी क्या ही कर पाएगा। इसके साथ बंदी उस सबको देख कर कहती कि आखिरकार तुम सब में से कौन सा ऐसा बंदा है जो कि निकलना चाहता है। इसके साथ वहाँ पे एकदम से साइलेंस हो जाता है क्योंकि कौन ही निकलना चाहेगा। लेकिन तभी से एक ब्लैक मिस्ट के अंदर से एक बंदा बोलता है जो कि एक प्रैक्टिशनर नहीं होता बल्कि वो मॉन्स्टर ही होता है। वो कहता है कि मैं इस प्रैक्टिशनर फैक्शन से एलिगेंस को प्लेज करता हूँ, चलो मेरी लाइफ कोर को रिफाइन कर लो। तो ये सुनकर वो बंदा कहता है ये काफ़ी ज़्यादा लेट है, लॉर्ड्स ऑलरेडी एक मास रिक्रूटमेंट कर चुके हैं और कई सारे ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स अपने लॉयल्टी को शोकेस कर चुके हैं और उनकी कोर्स तुम्हारे से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और तुमने ये चांस को मिस कर दिया है। जिसको सुनकर
देखकर वहाँ पे जितने भी प्रिजनर्स थे वो कह सकते हो कि एकदम से चेहरे पीले पड़ जाते हो, कहते कि क्या काफ़ी ज़्यादा लेट। अब यहाँ पे उसके कोर को रिफाइन करना ये अच्छे से बताया नहीं गया, बस ऐसा समझ लो कि हो सकता है कि इससे उनकी जान बच जाएगी या फिर उनकी कॉन्शियसनेस जिंदा रहेगी, इसी वजह से वो अपने कोर को रिफाइन करवाने के लिए देना चाहते हैं, लेकिन उतनी नहीं पता चली, तो इसलिए बस इतना ही है। वो आगे चलकर हमें पता चल सकता है, जिसके साथ वो बंदी फिर से वहाँ पे उन सबसे कहती है कि देखो लॉर्ड सी तुम सबके लाइफ कोर्स को रिफाइन कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारे पास यही चांस है कि यार जब लॉर्ड आके तुमको रिक्रूट करेंगे तभी तुम अपने आप को सरेंडर कर सकते हो। और उसी के साथ वो उन सब की तरफ देखने लगती हैं और उसकी आंखें एक पार्टिकुलर कोलोजल बेंग जो कि एक मोल्टन रॉक के जैसा होता है उस पर जाके फिक्स हो जाती हैं और उसकी बॉडी सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, जिसके साथ वो बंदी उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तुम्हारी यहाँ पे साइज भी सबसे ज़्यादा है और तुम्हारे पास एक चांस है कि तुम डार्क होली वेलम के गिफ्ट बन के जाओगे। और यहाँ पे सुनकर वो जो टावरिंग प्रिजनर होता है वो कम से एकदम से हैरान हो जाता है कि क्या मुझे चूज किया गया है। और यहाँ पे वो कहता है कि देखो नहीं ऐसा मत करो, लेकिन यहाँ पे वो बंदा कहता है कि सबसे पहले हम तुम्हें और भी सप्रेस करेंगे और वहाँ पर कीगे अपने एक सील को एक्टिवेट करता है और वहाँ पे जो प्रिजनर की ऑरा होती है एकदम से ख़त्म हो जाती है, उसकी बॉडी जो बहुत बड़ी थी वो एकदम से छोटी हो जाती है, उसकी पावर जो कि हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स की जितनी थी वो गॉड एम्प्रेस के पीक लेवल तक जाकर रह जाती है, मतलब पीक तक ही, जो कि यार काफ़ी कम होते एक हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स के लिए। और जितने भी दूसरे प्रैक्टिशनर्स मतलब प्रिजनर्स कहते हैं वो भी इस चीज़ को देख पा रहे होते हैं, उन सबको पता था कि इस चीज़ का एक ही मतलब है कि वो मरने वाला है। और रॉक लाइक ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स भी चिल्लाते हुए कहा था कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे वो बंदी कहती है तुम कर भी क्या सकते हो, चलो आगे देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारा हो गया काम, जिसके साथ वहाँ पर वो उस प्रैक्टिशनर्स को खींचकर मतलब प्रिजनर को खींचकर बाहर ले जाते हैं और वहाँ पे जितने भी प्रिजन थे उन सबको पता था कि इसका क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या लास्ट में वो दोनों डिसाइड करते कि हम लोग लूफेंग को एक गिफ्ट देंगे, इसलिए वो लूफेंग को गिफ्ट देने के लिए वहाँ पे जाते हैं। मतलब वो लूफेंग को गिफ्ट नहीं देना चाहते हैं, मतलब कि वो जाते हैं उस लार्ज ह्यूमन हॉल के अंदर जहाँ पे प्रिजनर्स कैट थे, उनमें से एक को निकालेंगे जिसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और उसको जाके उसकी पावर्स को सप्रेस करके जंगलों के बीच में छोड़ देंगे जहाँ पे अक्सर मॉन्स्टर्स को हंट किया जाता है। अब जैसे ही एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म जिसकी पावर सप्रेस है उसकी खबर चाहो तो फैलेगी, तो ऑफकोर्स ये बात है कि लूफेंग की आंखों में भी नजरों में भी उसकी नजर मतलब न्यूज आएगी ही, जिसकी वजह से क्या होगा कि लूफेंग को पता चल जाएगा, लूफेंग उसको मारने के लिए जाएगा। अब जैसा कि वो पीक गॉड एम्पायर वेलम पे है तो लूफेंग उसको मारेगा और बॉडी उसकी लूफेंग के पास चली जाएगी, तो एक तरीके से गिफ्ट होगा जो कि लूफेंग को मिलने वाला है। तो अब तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय।